हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम कुछ और इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो इडियम्स इन दो वीडियो में कवर नहीं हुए हैं। बाकी वी विल ट्राई टू कवर दैट इन नेक्स्ट वीडियो और उसमें हम क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे। तो आज कुछ इडियम्स पढ़ेंगे, कुछ फ्रेजेस पढ़ेंगे, उनका मतलब जानेंगे। कुछ अगर तरीके हैं कि उनका ओरिजिन कैसे हुआ, इसके थ्रू अगर आप याद कर सकते हो या कोई स्टोरी के थ्रू अगर आप याद कर सकते हो तो आज वो चीज हम करेंगे। पहला जो इडियम आज करेंगे दैट इज बटर समवन अप। बटर समवन अप, ये हिंदी में भी बोलते हैं। आप क्या मक्खन लगा रहे हैं ना, बोलते हो ना, अरे भाई आज तो ये मक्खन लगा रहे हो, कुछ काम होगा। तो क्या कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू प्लीज समवन। क्यों? क्योंकि आपका अंदर कोई मोटिव है ना कि यार मुझे आज ये काम चाहिए, इसलिए दो तीन तारीफ आप कर देते हो किसी की अपना काम बनाने के लिए। तो इसका मतलब भी यही है, बटर समवन अप। अब इसका ओरिजिन कैसे हुआ था? एंशिएंट इंडिया में ये माना जाता है कि जो व्हेन पीपल यूज टू आइडल होते थे है ना, आपकी मूर्तियों में क्या करते थे, दे यूज टू पुट बटर ऑन दोस आइडल। ठीक है, उस मूर्ति के ऊपर क्या करते थे, बटर चढ़ाते थे, मक्खन चढ़ाते थे। ये माना जाता था कि दिस इज दैट वाज देयर वे ऑफ प्लीजिंग द गॉड। ठीक है, अगर उनको गॉड को प्लीज करना है, भगवान को क्या करना है कि भाई खुश करना है, तो their way of pleasing the god was they would put butter on the idols। जो भगवान की मूर्तियां होती है उनके ऊपर वो बटर डाला करते थे। तो वहां से क्या आता है, और वो क्यों कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज वो क्या चाहते हैं कि भगवान जो है वो हमसे खुश हो जाए। तो when you better someone up का मतलब होता है to please someone, किसी को खुश करना। हिंदी में भी बोलते हो ना, मक्खन लगा रहे हैं, राइट? तो better someone up का मतलब होता है to please someone। ठीक है, और क्या इडियम आज हम पढ़ेंगे? बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। जब भी आप कोई इडियम या एक फ्रेज पढ़ रहे हो, कुछ तो दिमाग में आता है ना। जब आप इडियम या फिर कोई एक फ्रेज पढ़ते हो, कुछ आता होगा दिमाग में। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब क्या हुआ भाई? आप गलत पेड़ पे क्या कर रहे हो? अगर कोई इफ देयर इज अ डॉग एंड ही इज बार्किंग ओवर अ रॉन्ग ट्री, यही एक पिक्चर आ रही है, राइट? तो इसका ऐसा माना जाता है, यू मस्ट हैव सीन ओल्ड मूवीज, उसमें आप देखोगे कि जब जो आपके हंटर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते थे, या फिर जो आपके प्रेडेटर्स होते हैं, तो वो अपने साथ दे यूज्ड टू कैरी अ डॉग विद देम, है ना। एक उनका डॉग हुआ करता था। तो वो क्या करता था, वो यूजुअली बाय स्मेलिंग, या फिर मान लो कि अगर कोई एक हंटर है, वो किसी चिड़िया को एम कर रहा है, राइट? देयर इज अ हंटर एंड ही इज ट्राइंग टू एम अ बर्ड। तो वो जो डॉग है वो उसको बताएगा ना कि कौन से पेड़ पे है। तो व्हाट इफ अ डॉग स्टार्ट बार्किंग ओवर दैट ट्री, बट वंस ही स्टार्ट बार्किंग, तो वो जो चिड़िया होगी वो आवाज से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इवन दो द प्रे हैज ऑलरेडी फ्लोन अवे, ठीक है, जो प्रे थी, जो चिड़िया थी, वो तो ऑलरेडी वहां से उड़ गई है, लेकिन वो जो डॉग था, ही इज स्टिल बार्किंग ओवर द ट्री। तो वो अब गलत पेड़ पे, ही इज द डॉग इज बार्किंग ओवर द रॉन्ग ट्री। तो वहीं से क्या आता है, बार्किंग ओवर द रॉन्ग ट्री। मतलब यू क्या कर रहे हो, यू आपकी जो एक्शन है दैट इज मिसगाइडेड। ठीक है, तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मीन्स pursuing misguided action। pursuing misguided action, ठीक है। वो चिड़िया जो अभी मैंने स्टोरी बताई, चिड़िया ऑलरेडी उड़ चुकी है, दूसरे पेड़ में जा चुकी है, लेकिन दैट डॉग इज स्टिल बार्किंग ओवर दैट ट्री, है ना। तो ये क्या था आपका, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। और कौन से इडियम पढ़ेंगे? माइंड योर पीस एंड क्यूज। माइंड योर पीस एंड क्यूज, इसका मतलब क्या है? When you are at your best behavior, अगर मान लो आपको कोई चीज करने की जरूरत थी और आपने वो चीज की, बेसिकली यू आर माइंडिंग योर ओन बिजनेस बाय डूइंग व्हाट इज नीडफुल। जो चीज करने की जरूरत थी अगर आप वही चीज करते हो, देन यू आर माइंडिंग योर पीस एंड क्यूज। अब पहले जो आपके बार वगैरह हुआ करते थे ना, उसमें जो आपके कप्स थे, कप्स जो होते थे उसका क्या बोलते थे? पी। पी से आपका आता है पिंट, फ्रॉम पी, पिंट।
2 कप के बराबर एक पिंट हुआ करता था एंड 2 पिंस इक्वल 1 क्वार्ट्स। ठीक है, तो वहां से आपके क्या आते हैं, पिंस एंड क्वार्ट्स। पिंस एंड क्वार्ट्स बेसिकली क्या है, 2 कप मिला के एक पिंस बनते थे। तो पहले बार में ना अगर किसने कितने कप लिए हैं उससे वो पी और क्यू से मार्क करते थे, ताकि बारटेंडर जो है उसको पता चले कि पिंस वाले या फिर आपके क्वार्ट्स वाले जो कप है वो किसके पास हैं। तो पी और क्यू से उनको लेबल किया जाता था। तो वो बारटेंडर क्या कर रहा है, ही इज डूइंग हिज बेस्ट, है ना, अपना काम आसान करने के लिए उसने क्या किया, मार्क कर रखे पी एंड क्यू, ताकि वो लोकेट कर पाए कि भाई कौन से कप कहाँ पे हैं। तो इससे क्या आता है, माइंड योर पीस एंड क्यूज। तो बेसिकली यू आर डूइंग योर माइंडिंग योर बिजनेस और व्हेन यू आर एट योर बेस्ट बिहेवियर। अप फॉर अ बेस्ट बिहेवियर, जो चीज आपसे एक्सपेक्टेड है वो आप कर रहे हो, है ना, जो चीज करनी चाहिए थी अगर आप वो कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, यू आर एट योर बेस्ट बिहेवियर, राइट। और कौन से इडियम हम पढ़ेंगे, बाय हुक और बाय क्रूक। बाय हुक और बाय क्रूक, क्रूक का मतलब क्या होता है, विटी, ठीक है, जो ऐसे कोई लोग होते हैं ना जो जिसको आप बोलते हो हिंदी में थोड़ा टेढ़ा है ना, है तो अच्छा लेकिन थोड़ा टेढ़ा है, मतलब इधर उधर से कैसे भी अपना काम निकाल लेता है, तो वो क्या है, क्रूक। ही इज बेसिकली अ क्रूक पर्सनालिटी। हुक क्या होता है, अच्छा हुक आपने देखा होगा इस तरीके से होता है ना, हुक कैसे होता है, हुक इज समवन लाइक दिस, है ना, थोड़ा वो है, ये काफी हद तक वह है कि हिंदी में एक मुहावरा है, टेढ़ी उंगली से घी निकालना, अगर सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से घी निकालना। अगर सीधे तरीके से बात नहीं बनती है तो आप क्या करते हो, थोड़े इधर उधर टेढ़े मीन्स, राइट, मीन आप जो अपने बदलते हो, जो आपका काम आप करना चाह रहे हो उसके जो तरीके हैं वो आप बदल रहे हो, तो दैट इज बाय हुक और बाय क्रूक। मीन्स यू आर यूजिंग ऑल योर मीन्स, ऑल योर वेज टू गेट द जॉब डन, गेट द वर्क डन, सारे तरीके आप अपना रहे हो, राइट। तो बाय हुक और बाय क्रूक इज व्हेन you try to complete the work by using all the means that you have, using all the means that you have, सीधे टेढ़े सारे रास्ते अपना रहे हो अपना काम करने के लिए, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे आज हम मीडियम्स में, टू बी एट लॉगरहेड्स, टू बी एट लॉगरहेड्स। कई बार आपने ना 2 लोगों को लड़ते हुए देखा होगा, जो हमेशा करते कुछ नहीं है वो, है ना, करते भले वो कुछ नहीं है, भले मुंह से बहुत कुछ बोलेंगे, तो एक बार हाथ तो लगा, सामने वाला भी बोलेगा अरे तू एक बार हाथ लगा, पर कोई भी हाथ नहीं लगाएगा एक दूसरे को, और यही चीज उनकी बहुत देर तक चलती रहेगी कि तुझे नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ, सामने वाला भी यही बोलेगा, तो बस उनकी बातें हो रही हैं लेकिन रियल में वो कुछ नहीं करेंगे, धमकियां बहुत देंगे, ठीक है, वो बोलते हैं ना खोखली धमकियां बहुत देंगे, लेकिन रियल में कुछ नहीं करेंगे, एक दूसरे को हाथ तक नहीं लगाएंगे। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ब्लॉकहेड्स, जिनको आप क्या बोलते हो, ब्लॉकहेड्स। और इन्हीं के लिए एक और टर्म यूज करते हो आप, लॉगरहेड्स, मतलब झगड़ना, ठीक है, व्हेन टू क्वारल, या फिर किसी डिस्प्यूट, कोई भी अगर आप डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हो तो वो क्या है, टू बी एट लॉगरहेड्स, ठीक है, टू क्वारल, झगड़ना, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करना, तो उसके लिए आप क्या करते हो, टू बी एट लॉगरहेड्स, ठीक है। लॉगरहेड्स का मतलब होता है ब्लॉकहेड्स, ठीक है, बेवकूफ जो जिसको आप बोलते हो ना, कि भाई बेवकूफ इंसान की क्या होती है, सिर्फ बातें बातें होती है ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, पर जब प्रैक्टिकल में जब चीजें करने की आती है वो नहीं करता है ना, बस बात बोलते हैं ना, आप बोलते हो कि भाई इसकी खाली बातें ही बातें हैं, काम कुछ नहीं है, तो वो लोग ऐसे क्या होते हैं, लॉगरहेड्स, ब्लॉकहेड्स भी इनको बोलते हैं, बेवकूफ जैसे इंसान। तो वो क्या कर रहे हैं, झगड़ेंगे एक दूसरे से। तो
टू क्वारल और या फिर किसी कोई डिस्प्यूट क्रिएट करना, उसके लिए आप क्या यूज करते हो, टू बी एट लॉगरहेड्स, ठीक है। देन द नेक्स्ट idiom इज टू हैव अ लास्ट लाफ, टू हैव अ लास्ट लाफ। अच्छा, ये क्या मतलब हुआ? मूवीज देखते होंगे सब, है ना, एक दो तो देखी होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता एक भी मूवी नहीं देखी, एक दो तो आपने देखी होगी कभी ना कभी। तो उसमें जब लड़ाई कर रहे होते हैं ना, हीरो और विलन के बीच में जब लड़ाई होती है, तो शुरुआत में क्या होता है, विलन पहले बहुत मारता है हीरो को, बहुत मारता है, फिर एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि लगता है कि भाई हीरो अब मतलब बिल्कुल ही क्या है कि इतनी मार खा ली कि अब ये उठ नहीं सकता, फिर पीछे बहुत हवा चलने लगती है, एकदम इंटेंस म्यूजिक आता है, आप देखते हो कि हीरो को 2 गोली लगने के बाद भी खड़ा उठ गया, और फाइनली वो एंड में क्या करता है, उस विलन को 1 गोली में मार देता है। भले इससे पहले उसको 3-4 गोली लग गई, पर उसके बाद भी विलन जो है हीरो की 1 गोली में मर जाएगा। तो लास्ट में आप देखोगे कई बार ऐसे भी सीन होता है, वो हीरो जो होता है फाइनली जब फाइनली वो ओवरकम करता है या फिर ओवर पावर करता है विलन को, ही हैज हिज लास्ट लाफ, फाइनली आप देखोगे कि हंसते हुए या मुस्कुराता हुआ लास्ट में दिखेगा ना। तो क्या हो रहा है, दैट हीरो इज हैविंग हिज लास्ट लाफ, मतलब ऐसी सिचुएशन जब आपको लगता है कि आप बिल्कुल जीत ही नहीं सकते हो, ठीक है, कि ये चीज भाई अब बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रही है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें होती है, सिचुएशन फाइनली क्या होती है, चेंज होती है और आप जीत जाते हो, तब उसके लिए आप बोलते हो टू हैव अ लास्ट लाफ, व्हेन यू फाइनली विन, ठीक है। एंड कौन सी जगह पे आप जीत तो रहे हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब आपको लगता है कि भाई अब हम बिल्कुल हारने वाले, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। टू हैव अ लास्ट लाफ मीन्स टू विन ओवर अ सिचुएशन which seems impossible to overcome। जैसे हालात थे, जैसे सिचुएशन थी, लग नहीं रहा था जीत रहे हैं, पर जीत गए, तब आप क्या बोलोगे, टू हैव अ लास्ट लाफ। और क्या इडियम हम पढ़ेंगे, अ व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी देखा है? मैंने नहीं देखा बेटा, आपने देखा है? क्या करेगा सफेद हाथी? अ व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है जो कुछ काम की चीज नहीं है, ठीक है। कई बार आप शौक में मार्केट गए, कोई चीज आपको बहुत पसंद आ गई, घर में आके उसको भले आप एक कोने में रख दो, कुछ काम नहीं किया आपने उसका, लेकिन खरीद लिया आपने, क्यों भाई, एक्साइटमेंट में या उस तरीके का माहौल बन गया था कि भाई ये चीज ले लेते हैं, पर यूटिलिटी उसकी कुछ नहीं है, कुछ काम की नहीं, कि घर के एक कोने में 4 साल हो गए उसको, 10 साल हो गए, वो बस धूल लगी है उसमें, कोई उसका कुछ काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, अ व्हाइट एलिफेंट। कोई भी चीज जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, समथिंग विच इज यूजलेस, राइट, समथिंग और समवन, ठीक है, एनीथिंग विच इज यूजलेस, कुछ काम की चीज नहीं है। खरीदने में क्या देखा कि खरीदने में उसको पैसे तो इन्वेस्ट किया आपने, टाइम इन्वेस्ट किया, सब कुछ इन्वेस्ट किया, लेकिन वो कुछ काम की नहीं है, तो वो क्या, व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी, राइट। और क्या है आपके, टू ईट अ हम्बल पाई, बहुत बार ना आपको ये बोला गया होगा अपनी गलतियों से सीखो, जितनी गलती करोगे उतनी सीखोगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ही गलती करते हो, आपके आसपास जो लोग गलती कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, उससे भी आप सीख सकते हो। तो व्हाट मेक्स यू हम्बल, जितनी ज्यादा गलतियां करोगे, तभी बोलते हैं ना हमेशा ट्राई किया करो, जब भी आपको क्वेश्चन भी कराए जाते हैं तब भी बोला जाता है कि एटलीस्ट पहले आप खुद ट्राई करो, गलती नहीं अगर करोगे तो फिर सीखोगे कैसे, तो दैट मेक्स यू मोर हम्बल। द मोर मिस्टेक्स यू मेक, जितनी ज्यादा गलती करोगे लाइफ में क्या होगा, उतना ज्यादा आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, ठीक है, रेदर देन अ पर्सन जिसने लाइफ में कभी गलती नहीं की है, लेकिन एक जिसने ट्राई किया है, चीजें वर्कआउट करी या नहीं करी, वो सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज क्या है, टू पुट एन एफर्ट,
है ना। जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे, गलती नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, तो दैट मेक्स यू मोर हम्बल। तो अगर आपने कोई गलती की है, वो आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, टू ईट अ हम्बल पाई, राइट। कोई सी गलतियां से अगर आप सीखे हो, दैट मेक्स यू अ बेटर पर्सन, ठीक है। आपका लाइफ में पर्सपेक्टिव चेंज होगा, है ना। कि सी बहुत इट्स वेरी इजी टू पॉइंट फिंगर्स ओवर अदर्स कि यार इसने तो ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, पर यू नेवर नो उसने क्या क्या चीजें ऑलरेडी की हैं। जब तक आप एक इंसान से बात नहीं करोगे, तब तक आपको चीजें पता नहीं चलेगी, है ना। सामने से तो सब अच्छे दिख रहे हैं, अंदर क्या है ये तो बात करने से पता चलेगा, कितनी गलतियां की है, क्या सीखा है उन्होंने। तो लाइफ के एक्सपीरियंस आपको क्या बनाते हैं, हम्बल बनाते हैं। तो जब तक आप अपनी मिस्टेक खुद एक्सेप्ट नहीं करोगे, पहली चीज है एक्सेप्टेंस। अगर गलती की है, कोई आपसे गलती हो गई कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, और आपको तब पता चल गया कि ये चीज गलत नहीं है, तो बहुत जरूरी है आप अपनी मिस्टेक करेक्ट करने से पहले एक्सेप्ट करो। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक अपना बिहेवियर चेंज नहीं होगा। तो टू ईट अ हम्बल पाई, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है टू, गलती की है आपने एंड यू आर एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक, टू एक्सेप्ट वंस मिस्टेक। यू ऑल आर वेरी यंग, ठीक है, बहुत अभी जिंदगी क्या बहुत बड़ी है, बहुत गलतियां करोगे, बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। ऑलवेज बी ओपन फॉर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अगर ऐसी कोई भी चीज है जो आपको अच्छे एक्सपीरियंस दे सकती है, आपको कुछ चीज सिखा सकती है, तो करो, ठीक है। इसीलिए बहुत बार जब आप स्कूल में देखोगे ना, बहुत सारी चीजें होती रहती है। एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो हर चीज में पार्टिसिपेट करता है, भले वो हर उसमें एक्सेल ना करे, कोई नहीं, लेकिन हर बार जब वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एवरी टाइम ही और शी पार्टिसिपेट्स इन अ न्यू कंपटीशन, या फिर कोई भी नई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, ही और शी एंड्स अप लर्निंग समथिंग, कुछ ना कुछ जिंदगी में उसने जरूर सीखा है। तो अगर इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, कोई नई चीज सीखने को मिलती है, तो जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस बनेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, यू विल बी अ बेटर पर्सन, ठीक है। हर एक एक्सपीरियंस के बाद कुछ ना कुछ आपको जरूर सिखाएगी जिंदगी। और क्या ईडियम पढ़ेंगे आज हम, एक और ईडियम कर लेते हैं। चीक एंड जोल, चीक एंड जोल, चीक एंड जोल। चीक क्या होता है, गाल, है ना। जोल बेसिकली मतलब होता है जॉ, है ना। आजकल बहुत शौक है कि जॉ लाइन निकल गई है उसकी, है ना। च्युइंगम चिपकाए करो, सॉरी च्युइंगम चिपकाए करो, बहुत सारी चीजें बोलती है। जॉ लाइन, दिस इज योर जॉ, ठीक है। ये जो आप स्कल के इसमें देख रहे हो ना, दैट इज योर जॉ लाइन। और ये क्या है, आपके चीक, क्या है, दोनों क्लोज टुगेदर, है ना, पास पास में ये तो है, बिल्कुल आपके गाल के यहाँ पे क्या है, नीचे क्या है, जॉ है। तो चीक एंड जोल का मतलब होता है समवन हु इज वेरी क्लोज टुगेदर, ठीक है, समवन हु इज क्लोज टुगेदर। स्कूल में भी होते हैं, आपके दो बच्चे होंगे या फिर एक ग्रुप होगा जो हमेशा साथ में ही चलता है ना। या फिर कुछ ऐसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, हमेशा आपको, भाई अगर सीट है तो सीट बिल्कुल आसपास में बैठेंगे, लंच ब्रेक है तो भाई साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, छुट्टी में भी घर साथ में जा रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, तो दे आर व्हाट, चीक एंड जोल, है ना, पास पास है ना। ये चीज तो आप बिल्कुल फेस में देख सकते हो। तो चीक एंड जोल, जोल का मतलब बेसिकली होता है जॉ, ठीक है, जो आपका जॉ है, हिंदी में क्या बोलते हैं, जबड़ा बोलते हो ना, चबाने के लिए। और जैसे जैसे अभी आप साइंस में भी पढ़ा होगा आपने कि हमारा लोअर जॉ मूवेबल है, अपर जॉ नहीं है। जब आप चबाओगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आप खाना खा रहे होंगे ना, तब आप देखना आपका सिर्फ नीचे वाला जॉ का जो पोर्शन है वो मूव करता है, ऊपर वाला नहीं करता। तो चीक एंड जोल का मतलब होता है चीक एंड जॉ। और क्या ये एकदम पास में है ना, तो व्हाट डज दैट मीन, क्लोज टुगेदर। तो आज हमने कुछ और इडियम्स भी पढ़े हैं, आई होप आपको चीजें याद होंगी जो भी पढ़ी हैं। देखो इसके पीछे कोई स्टोरी के थ्रू आप अगर इसको लर्न कर सकते हो, किसी से एसोसिएट करके, कैसे भी आप याद कर सकते हो, एज लॉन्ग एज इट इज सर्विंग यू द पर्पस ऑफ लर्निंग द मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस, तो आप वो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन के फॉर्म में भी इडियम एंड फ्रेजेस करवाएं, ताकि क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है, आपकी क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम सीखे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।
दून ऑफिसर्स अकेडमी जो है वो अपने ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट कर रहा है। अगर आप किसी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपका RAMC हो गया या फिर RMS, सैनिक स्कूल, NDA, CDS, FCAT, अगर ये सारे डिफेंस एग्जामिनेशन तो आज हमने कुछ और इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम और इडियम्स और फ्रेजेस पढ़ेंगे, बट ये हम क्वेश्चंस के फॉर्म में पढ़ेंगे, सो दैट यू नो कि क्वेश्चन आते कैसे RAMC या RMS टाइप के एग्जाम में। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, दून ऑफिसर्स अकेडमी जो है वो अपने ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट कर रहा है। अगर आप डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, इफ यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट, जो RAMC हो गया, RMS, सैनिक स्कूल, NDA, CDS, FCAT, इन सब एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, तो आप ऑफलाइन बैचेस के लिए दून ऑफिसर्स अकेडमी में इनरोल करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर्स आर गिवन ऑन द स्क्रीन। फर्दर डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।